Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve the question on vectors. Vectors का टॉपिक जो है ना भाई अभी भी बहुत फंसा हुआ है वो काफी सारे बच्चे इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो वेक्टर का टॉपिक जनरली होता ही ऐसी है, जब आप कर रहे होते हो ना तो आप स्टेप वाइज चीजें कर रहे होते हो, आप सॉल्व कर रहे होते हो, उस वक्त आपको बहुत आसान लगता है। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक करके थोड़े अरसे बाद इसके पास पेपर क्वेश्चन उठा के बैठते हो तो फिर आपको जो है ना वो चीजें मुश्किल लगना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने आपके जो है वो मॉक में दिया था, ये क्वेश्चन जो है ग्रेड 11 के पेपर 1 से लिया है मैंने मॉक के। अब देखो आपका वेक्टर जो है वो P1 में भी आया, P2 में भी आया, तो काफी तगड़ा टॉपिक है भाई। P1 में भी आता है, P2 में भी आता है, इसकी वेटेज जो है ना वो काफी मोर देन 20 मार्क्स होती है। तो अब ये है कि देखो 20 मार्क्स मैटर करते हैं, जाहिर सी बात है 20 मार्क्स आप छोड़ोगे तो नहीं। 20 मार्क्स में ये है कि कोशिश करो आप जितने मैक्सिमम मार्क्स उठा सको। जो आसान चीजें हैं कम से कम वो तो आप गलत ना करो ना। वेक्टर में दो चीजें मुश्किल है, एक तो सिमिलर ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना, और एक जो है वो पैरेलल और कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट आता है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी हैं। ये वाले क्वेश्चन में भी जो लास्ट पार्ट है इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज़ करना है। तो मैंने सोचा कि भाई ये इस क्वेश्चन को जो है ना थोड़ा सा समझा दूं ताकि ये कि वेक्टर थोड़ा सा तुम लोग के लिए आसान हो जाए। बाकी के जो तीन पार्ट है शुरू के वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वही जो काम करना होता है, हमें रूट डिसाइड करके हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है वैसे ही है। लेकिन जो लास्ट पार्ट है जिसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ जी निकालना है इन टर्म्स ऑफ वी, वहाँ जो है ना तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। वेक्टर के बारे में मैंने हमेशा बोला है कि भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ना सुकून से पढ़ा करो और फिगर को जो है वो साथ साथ लेबल करते रहा करो, क्योंकि फिगर ही आपको हर चीज़ बताती है। फिगर से ही हमें सारी चीज़ें पता करनी है। तो जल्दी से उसी तरह स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो ग्रेड 11 का जो मॉक का पेपर हुआ था अभी उसके पेपर 1 का क्वेश्चन है। पेपर 1 में भी वेक्टर आया था और P2 में भी वेक्टर आया था। इंशाल्लाह वो वाला क्वेश्चन भी तुम लोग के साथ शेयर करूंगा। तो बस अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि OABC इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। आपके सामने जो फिगर बनी हुई है वो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का मतलब ये होता है कि दो साइड्स उसमें पैरेलल होती हैं, दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। और उसने आगे ये बात बता दी कि OA और CB जो है वो पैरेलल हैं। अब देखो ए ओ से ए जा रहे हैं तो एरो ऐसे लगा हुआ है, और ये यहाँ उसने बोला है C2B। अब C2B पे कोई एरो नहीं है तो मैं सबसे पहले जो है ना वो यहाँ एरो लगाऊंगा ताकि मुझे जो है वो बाद में मसला ना हो। तो C2B, ठीक है, मैंने सवाल से पढ़ के लगा दिया कि भाई इस तरह का इसमें एरो आ रहा है। M जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ उसने ये चीज लिखी हुई है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CB का मिड पॉइंट है M। और N जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो AB पर है, N यहाँ पे नजर आ रहा है। सच दैट AN वन पार्ट है, NB टू पार्ट्स है। इसका मतलब है कि ये टोटल थ्री पार्ट्स हैं, इसमें से ये एक पार्ट है और ये दो पार्ट है। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये जो है मेरे पास टू पार्ट्स हैं और ये जो है मेरे पास वन पार्ट है। इसका मतलब है कि ये जो टोटल है ये मेरे पास थ्री पार्ट्स है। जो ए से लेके बी तक है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जिसमें से टू पार्ट जो हैं वो एन बी के हैं और वन पार्ट जो है वो ए एन का है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब इधर भी आ जाओ, देखो इसने लिखा हुआ है ए बी बोला है, इसका मतलब है कि मैं ए से बी जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ भी जो है ना वो यूं करके एरो लगा दिए। एरो लगाने से देखो ना भाई काम आसान हो जाता है, बाद में फिर प्लस माइनस के जो है वो एरर्स आते हैं। तो मैंने सवाल को साथ पढ़ते पढ़ते जो है वो मैंने सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता फिल कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि मुझे फाइंड क्या करना है, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी तुम लोग भी यूज करना इंशाल्लाह। उम्मीद है कि तुम लोग के वेक्टर्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते रहेंगे। बस ये है कि प्रैक्टिस मांगता है वेक्टर भाई, प्रैक्टिस करो। और कहते हैं ना रिगोरस प्रैक्टिस करो, मतलब ये नहीं कि दो तीन सवाल करके छोड़ दिया, भाई करने बैठो तो 10-15 सवाल आप कर दो वेक्टर के, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फिर वो कह रहा है ओ इज द ओरिजिन, ओ इज द ओरिजिन, तो ओ ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन आ गया, इसका मतलब है कि भाई ओरिजिन जहाँ भी आ जाता है पोजीशन वेक्टर वाला काम जो है वो करना पड़ता है, तो यहाँ भी कहीं पोजीशन वेक्टर का काम होगा। ओरिजिन उसने दे दिया, उसने बोला है ओ से ए पी है, ओ से सी क्यू है, जो कि फिगर में पहले से लेबल है। सी और बी उसने दिया हुआ है, सी से बी जो है वो 3/4 पी है, मतलब सी से बी जो है, देखो सी से बी वो कह रहा है सी से बी जो है ना वो वो 3p/4 है। तो मैंने यहाँ जो है वो मिडिल में लिख दिया कि सी से बी जो है उसने मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3p/4, ठीक है। अच्छा अब चूंकि m जो है वो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि यहाँ भी आधा होगा और यहाँ भी आधा होगा। टोटल मेरे पास है 3p/4। तो 3p/4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आंसर आएगा? तो 3p/4 को 2 से डिवाइड कैसे करेंगे? आपने पहले लिखा 3p/4, ठीक है, और उसके बाद मैंने यूं करके डिवाइड का साइन बनाया और फिर मैंने डिवाइड के बाद मैंने लिख दिया 2।
क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मुझे सी एम और एम बी हो सकता है यूज करना पड़े आगे। तो मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ कि भाई सी से एम तक कितना है। जो सी से एम होगा वही एम से बी होगा, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। तो सी से लेके बी तक है 3p/4। तो चूंकि एम इसका मिड पॉइंट है तो ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। तो 3p/4 डिवाइडेड बाय 2 को कैसे सॉल्व करोगे? आपने जो है वो 3p/4 एज इट इज लिखा। डिवाइड बाय 2 को मैं चेंज कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय। और जब मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा तो फिर आपको पता है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3p/8। तो इसका मतलब है कि सी से लेके एम तक मेरे पास 3p/8 है। ठीक है। और मेरे पास एम से लेके बी तक जो है वो भी मेरे पास 3p/8 है। तो ये मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। मैं सिर्फ जो क्वेश्चन में चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं यहाँ सॉल्व करते करते जा रहा हूँ। सही है। तो मैंने ये भी फिल कर दिया। उसने मुझे बोला था सी से बी तक 3/4p है, मतलब 3p/4 है। और उसने चूंकि एम मिड पॉइंट बता दिया तो ये भी आधा हो गया, ये भी आधा हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि 3p/4 को आधा कैसे करें? तो 3p/4 डिवाइड बाई 2। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये आगे वाला फ्रैक्शन फ्लिप हो गया। पहले 2/1 था, अब 1/2 हो गया। 3p को 1 से मल्टीप्लाई किया 3p आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 3p/8 ये भी हो गया। और 3p/8 ये भी हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी एंड और क्यू। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो आंसर आएगा ना उसमें सिर्फ पी और क्यू होना चाहिए, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो रूट आंसर में लिख देते हैं। जैसे ओ से बी जाना है तो वो लिख देंगे ओ से सी और सी प्लस बी, मतलब ओ से सी और फिर प्लस सी भी लिख देंगे। भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आंसर में पी और क्यू के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरा रूट क्या होगा। मुझे ओ से बी जाना है। ओ ये रहा, बी ये रहा। तो मैं काम ये करता हूँ, ओ से बी जाने के लिए मैं पहले ओ से सी जाऊंगा। तो मैं यहाँ पहले रूट लिख लेता हूँ। रूट लिखने के कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन यह है कि आप जो है वो गलती से बच जाते हो। तो पहले मैं ओ से सी जा रहा हूँ और फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ? सी से बी जा रहा हूँ। ऐसे ही है। चलो अब इनकी वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओ से सी क्या है आपके पास? ओ से सी आपके पास है पॉजिटिव क्यू। ओ से जब आप सी जाओगे, ओ से सी आप जाओगे तो ये है पॉजिटिव क्यू, इसी की डायरेक्शन में है तो ये क्यू आ गया। और फिर आपको कहाँ से जाना है? सी से बी जाना है। तो सी से बी कितना है? 3p/4 और इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि क्यू प्लस 3p/4 इज माई रिक्वायर्ड आंसर। इसमें सिर्फ पी और क्यू वेरिएबल है। ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, क्यू प्लस 3p/4। ये 1 मार्क का था, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। ओ से बी जाना था, ओ से पहले सी चला गया, फिर मैं सी से बी चला गया। ओ से सी क्यू था और चूंकि इसी डायरेक्शन में था तो ये प्लस ले लिया। फिर मैं सी से बी जाऊंगा तो सी भी मेरे पास कितना है? 3p/4, तो वो भी इसी डायरेक्शन में है तो इसीलिए ये प्लस हो गया। अब मैं आ जाता हूँ ए टू बी। ठीक है। अब ए से बी जाना है मुझे। ए ये रहा मेरे पास और बी ये रहा मेरे पास। तो अब ये वाली तो रूट मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये वाला डायरेक्शन तो पता ही नहीं है कोई यहाँ। तो ये अननोन है मेरे लिए। ठीक है ना। बस मुझे सिर्फ पार्ट्स पता है। ये पता है कि ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। इसके अलावा मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये वाला रास्ता तो मैं पिक नहीं कर सकता। अब मैं थोड़ा बड़ा वाला रास्ता ले लेता हूँ। तो पहले मैं देखता हूँ कि ए से बी के लिए मैं क्या करूँगा। तो पहले मैं ए से जाऊँगा ओ। ठीक है। ए से ओ पहुँच गया पहले मैं। फिर मैं जाऊँगा ओ से सी। ठीक है। ओ से सी चला गया मैं। और फिर मैं जाऊँगा सी टू बी। ठीक है। तो ये मैं इस तरह जो है वो अपना रूट डिसाइड कर लूँगा। पहले मैं ए से ओ चला गया, फिर मैं ओ से सी चला गया और फिर मैं सी से बी चला गया। तो इस तरह मैं ए से बी पहुंच गया हूँ। अब जल्दी से जो है वो इसका आंसर ले आते हैं, वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। ए से जब मैं ओ जाऊंगा तो मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। पी इस तरह जा रहा है, मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो ये माइनस पी हो जाएगा। तो ये माइनस पी आ गया। जब मैं ओ से सी जाऊंगा तो मैं बिल्कुल डायरेक्शन फॉलो कर रहा हूँ ना, ओ से सी वाली डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये प्लस क्यू हो गया। और फिर जब मैं सी से बी जाऊंगा तो ये भी मैं फिर दोबारा डायरेक्शन फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं इसीलिए इसको पॉजिटिव लिखूंगा। और सी से बी जो है वो 3p/4 है। तुम यहाँ आंसर नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। इस पी के नीचे जो है मेरे पास है 1। ठीक है। और इस क्यू के नीचे भी मेरे पास है 1, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने जब एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया 4। ठीक है। 1 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसको भी 4 से। तो ये मेरे पास हो जाएगा -4p। और फिर इसके बाद हो जाएगा मेरे पास +4q। ठीक है। और लास्ट वन जो है उसको तो मुझे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कराना है। जब मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? +3p। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4p
और प्लस 3p कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस p/4। ठीक है, इनको अलग अलग कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पास जो है मेरा आंसर आ जाए, क्योंकि जब मैं -4p प्लस पी करूँगा 3p करूँगा तो -p आएगा, -p/4 हो गया। और फिर 4q/4 कितना हो जाएगा, वो सिर्फ q हो जाएगा। तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो कितना आ गया, q -p/4। ठीक है भाई, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, इससे ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफिकेशन मैं इसकी नहीं कर सकता। तो तुम यहाँ तक आंसर छोड़ दो, ये भी सही है, बिल्कुल ये भी सही है। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। M to N जाना है, M ये रहा, N ये रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि M से N जाने के लिए अगर मैं ये वाला रूट लेता हूँ, M से C जाता हूँ, C से O जाता हूँ, O से A जाता हूँ, फिर A से N आता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है A to N मुझे पता ही नहीं है। और अगर मैं ये वाला रूट लेता हूँ, M से पहले B जाता हूँ, ये तो मुझे पता है 3p/8 है, लेकिन मुझे B से N नहीं पता। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि मुझे जो है वो ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जब मैंने देखा कि यार मैंने सेकंड पार्ट में यही काम तो किया है, मैंने सेकंड पार्ट में ए बी तो निकाला है, इसका मतलब है मुझे ए से बी तक पूरा का पूरा पता चल गया है, वो है q-p/4। इसका मतलब है कि फिर मैं बड़ी आसानी से जो है वो बी एन निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, बी एन निकाल सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि क्या मैं एन बी निकाल लेता हूँ, ठीक है, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। तो आ जाओ पहले एन बी निकाल लेते हैं जल्दी से। तो एन बी कैसे निकालेंगे भाई, एन बी निकालने के लिए मुझे जो है ना इसको पार्ट्स वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एन बी कितना है, बेसिकली एन बी इज बेसिकली 2 पार्ट्स। और 2 पार्ट्स कितने का है, 2 आउट ऑफ 3 है ना, टोटल 2 आउट ऑफ 3 है। और ये 2 आउट ऑफ 3 किसका है, ए बी का है। ठीक है, तो ये 2 आउट ऑफ 3 ऑफ ए बी आ गया। ए बी की जगह पे ए बी की वैल्यू डाल दूंगा और उसके बाद मेरे पास एन बी आ जाएगा। ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है ना, दोबारा बताता हूँ ये क्या किया है। भाई एन बी बेसिकली कितने पार्ट्स है, एन बी 2 पार्ट्स है। और आउट ऑफ 3 पार्ट्स, क्योंकि ए से भी 3 पार्ट्स डिवाइड हुए हैं। और वो जो 2/3 है वो किसका है, वो ए बी का है, टोटल लेंथ का है। तो ए और बी टोटल लेंथ आ गई। अब जल्दी से वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 2/3। ठीक है, और ए बी की वैल्यू जो भी आ रही है वो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वो आ रही थी मेरे पास q-p/4। अब इसको जो है ना वो बाद में सिंप्लीफाई कर लूंगा, क्योंकि मुझे अभी एम एन निकालना है ना, मैंने एम एन निकाला कहाँ है, अभी एम एन निकालूंगा मैं। ठीक है, तो अब मैं जो है वो एम एन निकाल लेता हूँ, वहां जाके मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। सही है। चलो भाई, एम एन के लिए मैंने क्या रूट लिया है, एम एन के लिए जो है पहले मैं जाऊंगा एम से बी। ठीक है, एम एन के लिए मैं पहले जा रहा हूँ एम से बी, और एम से बी के बाद फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, B to N। ठीक है ना, तो बस ये मेरा रूट है। वैल्यूज प्लग इन करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। एम बी मुझे पता है, एम बी कितना है, 3p/8। तो ये हो गया 3p/8। ये फायदा हो गया शुरू में, देखो शुरू में जब हमने उसको डिवाइड बाय 2 किया तो हमें यहाँ वरना निकालना पड़ता ही है। तो ये 3p/8 आ गया। अब मेरे पास जो है वो एन बी है, मेरे पास एन बी है, और यहाँ पे बी एन लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उलट देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको उल्टूंगा तो फिर ये मुझे क्या चाहिए, मुझे बी एन चाहिए ना। तो बी एन का मतलब ये हो गया कि मैं जो है वो एन बी के लिए क्या करूँगा, माइनस लगा दूंगा। ठीक है, और माइनस लगा के मैं ये पूरा का पूरा लिख दूंगा, क्योंकि मैं तो इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ ना, मेरे पास है एन बी। मेरे पास इस वक्त एन बी है, मुझे चाहिए बी एन, तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव कर दूंगा बस। तो ये नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव के बाद जो है अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि एक स्टेप बच जाए। जब ये 2/3 क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2q/3। ठीक है, 2q/3 हो गया। और जब ये 2/3 जो है वो p/4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बाहर एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं क्योंकि ये बाहर तो माइनस है ना, तो ये माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2p/12। अब मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और जल्दी से अपना आंसर लेके आ जाता हूँ, क्योंकि इस फॉर्म में छोड़ूंगा तो वो मेरे नंबर काट लेगा, क्योंकि उसने सबका एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास एलसीएम आएगा क्या, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ये 12 है, ये 3 है, 8 है, तो 24 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 24 जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 है, ये 24 है, और ये 3 है, तो ये 9p हो जाएगा। सही है ना, तो ये 9p हो गया भाई। उसके बाद ये माइनस साइन एज इट इज। अच्छा, 24 है और 3 है, तो 3 8 सा 24 होता है, 8 2 सा 16, तो ये 16 क्यों आ गया। सही है, और उसके बाद लास्ट वन को क्या करना है, लास्ट वन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 24 है, वहाँ 12 है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 2 सा, तो ये हो जाएगा 4p। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। 9p प्लस 4p, 9 और 4 हो जाएगा 13p। ठीक है, ये 13p/24 हो जाएगा।
24 को दोनों के नीचे लिख देता हूँ आसानी से। ठीक है, और ये माइनस आ गया, और 16 क्यू अपॉन 24 करूंगा तो ये 16 और 24 8 के टेबल में आते हैं, 8 टू ज़ा 16 और 8 थ्री ज़ा 24, तो ये आ गया मेरे पास 2 क्यू अपॉन 3। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये आ गया एम एन। एम एन भी मैंने फाइंड कर लिया है भाई। आ जाओ भाई जल्दी से। चलो भाई, मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, जिसमें मैंने तुम्हें बोला था कि थोड़ा सा जो है ना वो ट्रिक है। ठीक है, तो जल्दी से लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। अब लास्ट पार्ट में पहले क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ओ ए एन एम एन आर एक्सटेंडेड टू मीट एट जी। ठीक है, अब ये देखते हैं भाई ये बोलना क्या चाह रहा है। अब ये कह रहा है कि ये जो ओ ए वाली लाइन है इसको भी मैंने जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, और एम एन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। तो एम एन जो है वो बेसिकली थोड़ा सा मैं लाइन बना दूं, एम एन जो है वो एम और एन को ज्वाइन करते हुए आ रही है, और यूं करके आके जो है ना वो यहाँ इसके साथ ऐसे मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए और एम एन को जब मैंने एक्सटेंड किया तो वो दोनों के दोनों आके मिले पॉइंट जी पर। ठीक है, मुझसे कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ पी। इन टर्म्स ऑफ पी का मतलब है आपके आंसर में सिर्फ पी आएगा, पी के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं आएगा। और पोजीशन वेक्टर का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो। तो ये मुझे इसका मतलब है कि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ जी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी का मतलब है ओ जी। अगर वो बोलता पोजीशन वेक्टर ऑफ ए तो उसका मतलब होता ओ ए। पोजीशन वेक्टर जब भी बोल दे समझ लो स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होगा। तो ओ जी मुझे जो है वो फाइंड आउट करना है। ओ जी फाइंड आउट करने के लिए अब मैं देखता हूँ मेरे पास क्या रूट है। ओ से मुझे जी तक जाना है, तो ये वाला रूट तो मैं ले नहीं सकता। ओ से ए मुझे पता है, लेकिन मुझे ए से जी नहीं पता अभी। अच्छा, ये एक ऑप्शन है मेरे पास, अगर मैं ए से जी फाइंड कर लूँ तो मैं जो है वो ओ जी निकाल सकता हूँ। अच्छा, दूसरा रूट ये हो सकता है कि पहले मैं ओ से सी चले जाऊं, फिर मैं सी से एम आ जाऊं। सी से एम मुझे पता है, एम से एन भी मुझे पता है, एम एन मैंने अभी फाइंड किया है। लेकिन वही प्रॉब्लम है, फिर एन से जी मुझे नहीं पता। ठीक है, एन से जी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब फिर मैं देखा यार और कौन सा रूट है, अगर मैं ये वाला रूट लूँ, ओ से सी चले जाऊं, सी से बी आ जाऊं, फिर बी से एन आ जाऊं, और फिर एन से जी दोबारा मुझे नहीं पता। अगर मैं यहाँ से आगे फिर ए से जी जाऊं तो यहाँ ये दो साइड्स मुझे पता ही नहीं है, मतलब ये तीनों साइड मुझे सिर्फ ये वाली साइड पता है, ये दोनों साइड मुझे नहीं पता, मुझे ये निकालनी पड़ेंगी वरना मैं ओजी नहीं निकाल सकता। अच्छा, अब फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार इस लाइन को एक्सटेंड क्यों करवाया इसने। अगर ये लाइन एक्सटेंड कराएगी तो इसका मतलब है कि देखो यहाँ दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ट्राइंगल यहाँ ऊपर बन रहा है, एक ट्राइंगल यहाँ नीचे बन रहा है, और तुम्हें पता है कि ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल साइड्स का मतलब ये है कि तुम अगर इस तरह देखो, यहाँ से अगर तुम देखो तो इस तरह जी नहीं बन रहा, इस तरह जी नहीं बन रहा, ये दोनों पैरेलल साइड्स है ना। तो यहाँ से देखो यूं करके जा रहा है एम पे, और फिर यूं करके नीचे आ रहा है, और फिर यूं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो भी एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा, और तुम्हें पता है ये वाले दोनों एंगल भी बराबर होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसका मतलब जब दो दो एंगल्स बराबर हैं तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब ये होता है कि साइड्स का रेशियो सेम होता है। ठीक है, क्या किया मैंने, देखो मैंने ये किया कि मैंने गौर किया कि यार उसने ये दो लाइंस एक्सटेंड क्यों करवाई हैं। ये दो लाइन एक्सटेंड कराने का मतलब ये है कि यहाँ दो ट्राइंगल्स बन गए, और ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कैसे, देखो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ बी से, अगर मैं बी से एम आऊँ और फिर यूं आऊँ, और ये तो ये जी नहीं बन रहा है, इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ऑल्टरनेट एंगल, और फिर ये दोनों भी बराबर होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर किसी ट्राइंगल्स के दो दो एंगल बराबर होते हैं इसका मतलब है कि वो सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है ना, एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट क्या बोलता है हमें, यही बोलता है ना कि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स दो ट्राइंगल्स के इक्वल हैं तो इसका मतलब है वो सिमिलर ट्राइंगल है। तो अब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इसका मतलब है रेशियो से वो सेम होगा। अगर ये 1:2 है, ठीक है, अगर ये 1:2 है तो इसका मतलब है कि ये भी 2 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, और ये भी 2 पार्ट्स होगा और ये भी 1 पार्ट होगा। तो क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, रेशियो सबके सेम है, तो ये अगर 2 पार्ट और 1 पार्ट का रेशियो है इन दोनों साइड्स के दरमियान, तो फिर इन दोनों साइड्स के दरमियान भी 2:1 का रेशियो होगा, इन दोनों साइड्स के दरमियान भी 2:1 का रेशियो होगा। तो इससे मुझे ये बात पता चल गई कि अगर इन दोनों साइड्स के दरमियान 2:1 का रेशियो होगा तो 3p/8 तो है ना मेरे पास। एजी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एजी निकालने के लिए मैं एक काम नहीं कर सकता, एजी निकालने के लिए एजी कितना होगा, एजी 1 पार्ट है और वो 2 पार्ट है, तो इसका मतलब है कि एजी उसका हाफ है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एजी इज इक्वल्स टू एम बी डिवाइडेड बाई 2, है ना, क्योंकि 2:1 का रेशियो है ना। एम बी अगर 2 है तो एजी 1 है, तो एजी निकालने के लिए मैं क्या करूँ, 2 से डिवाइड कर दूं। और एम बी तो मुझे पता है भाई, एम बी कितना है, एम बी है 3p/8।
तो 3p/8 मैंने ऐसे लिख दिया, और उसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 3p/8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 को चेंज करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, और मेरा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई बाय हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब है मेरा आंसर आ जाएगा 3p/16 आ गया। और ये तो बहुत अच्छी बात हो गई भाई, एजी मेरे पास आ गया है। अब मैं जल्दी से जो है वो ओजी फाइंड कर सकता हूँ। ओजी के लिए मैं क्या करूंगा, पहले ओ से ए आ जाऊंगा, ओ से ए आ गया मैं, और फिर मैं ए से जी चला गया, ए जी तो मेरे पास आ गया। बस अब जल्दी से वैल्यूज प्लग इन करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओ ए कितना है मेरे पास, ओ ए जो है वो मेरे पास है पी, तो यहाँ पी आ गया। और ए जी मैंने अभी फाइंड किया है, ए जी कितना आ रहा है 3p/16। तो बस अब एलसीएम लेना है और सिंप्लीफाई करना है बस। तो ये 16 आ गया, अब एलसीएम इनका 16 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 16p, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 16 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 16p हो गया, प्लस 3p। तो 16p प्लस 3p कितना हो जाएगा भाई, 19p हो जाएगा। 19p/16 जो है वो इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि मैंने जो है वो p की फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया। आंसर स्पेस में आंसर ज़रूर लिखा करो, वरना वो जो है ना फिर नंबर काट लेता है भाई। सीआई वाले बड़े सख्त हैं यार, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं क्या क्या करते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप कोई ऑप्शन ना छोड़ो। तो ये था सवाल भाई, वेक्टर वाला। थोड़ा सा वर्किंग ज़्यादा हो गई है, लेकिन आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, फिर मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैं ढूंढता हूँ इंशाल्लाह, तो वो भी तुम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।